अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज हम बात करने जा रहे हैं मूवी इंटरस्टेलर के बीच में जो साइंस यूज़ की गई है उसके बारे में। जितने भी रेफरेंसेस मैं आपको इस वीडियो में दूंगा वो या तो डॉक्टर किप थॉर्न, जो कि साइंसदान हैं इस मूवी के पीछे जिनका हाथ है, उनके वीडियो लेक्चर से दूंगा या फिर उनकी किताब द साइंस ऑफ इंटरस्टेलर से दूंगा। इनके अलावा और कोई भी रेफरेंसेस आपको नहीं दिए जाएंगे। तो चलते हैं इस मूवी की तरफ जिसमें दिखाया गया है कि ज़मीन बहुत सी मुश्किलात का सामना कर रही है। बदलते मौसम और नागहानी आफतें ज़मीन पर टूट रही हैं, जिसकी वजह से इंसान मुसलसल मर रहे हैं। ज़मीन की आबादी बिलियन से कम होकर कुछ करोड़ रह गई है। मौसमों के बदलाव के अलावा ज़मीन को खुराक की कमी का भी बहुत ज़्यादा सामना है और उसकी वजह एक बीमारी है जो कि फसलों को आहिस्ता आहिस्ता खा रही है। इस बीमारी ने वीट को, गंदम को ख़त्म किया, आलूओं की सब्ज़ी को ख़त्म किया और अब कॉर्न्स को, छलियों को भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रही है। ब्लाइट इस बीमारी का नाम है और इसका मतलब यह है कि इंसान आहिस्ता आहिस्ता ना सिर्फ अपनी खुराक खो रहा है, उसके पास खाने को कुछ नहीं होगा, बल्कि उसके साथ साथ ज़मीन की आबो हवा में ऑक्सीजन भी कम होती जा रही है। मैं आपको यहाँ पर मूवी के कुछ सीन्स दिखा रहा हूँ, कुछ स्टिल पिक्चर्स दिखा रहा हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कॉर्न्स को काश्त किया जा रहा है। क्योंकि ज़मीन पर वेजिटेशन कम हो गई है, ग्रीनरी कम हो गई है, उसकी वजह से ज़मीन पर बहुत से डस्ट स्टॉर्म्स भी आते हैं और इंसान फेफड़ों की बीमारियों में और उसके अलावा बहुत सी बीमारियों में मुब्तला होते जा रहे हैं। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि जूं ज़मीन पर ऑक्सीजन की मिकदार कम होगी, इंसानों का, बचे कुचे इंसानों का ज़मीन पर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर हम जा कहाँ सकते हैं? हमसे सबसे करीबी सितारा जहां हम रह सकते हैं उसका नाम है टॉ सेटी। उसका अपना निज़ाम शमसी है और इस निज़ाम शमसी का हमारे निज़ाम शमसी से 12 बिलियन लाइट ईयर्स का फ़र्क है। ये सूरज हमारे सूरज से तकरीबन 78% साइज में है, छोटा है, लेकिन उसके साथ साथ इस तक पहुंचना मौजूदा टेक्नोलॉजी के साथ नामुमकिन था। कई दिहाइयों तक, बल्कि कई सेंचुरियों तक हम इस सोलर सिस्टम तक नहीं पहुंच सकते थे। लेकिन हमारी ये मुश्किल इस फिल्म में एक और मखलूक ने आसान बना दी और इस मखलूक को कहा जाता है बल्क बीइंग। मैं आपसे ये पूछने वाला हूं कि बल्क बीइंग कौन है। मैं आपको बीच में बहुत से हिंट्स दूंगा इस मखलूक के बारे में और इस मखलूक ने इंसानों की मुश्किलात को देखते हुए कि ज़मीन पर उनका रहना किस तरीके से मुश्किल हो रहा है, सैटर्न के पास एक राहदारी बनाई है जो कि हमारी गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी के बीच में जाती है। इस राहदारी को हम वर्म होल कहते हैं। मैं आपको यहाँ पर वर्म होल का मकसद बताता हूँ कि अगर हमने स्पेस टाइम के ज़रिए अपनी गैलेक्सी से एक और गैलेक्सी में जाना है तो हमें बहुत लंबा रास्ता इस्तेमाल करना होगा, लेकिन इसके बीच में एक शॉर्टकट बनाया जा सकता है जो कि मैं आपको यहाँ पर वर्म होल की सूरत में दिखा रहा हूँ। और अब आप 1 किलोमीटर का फासला तय करते हुए अपनी गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जा सकते हैं। इस गैलेक्सी के शॉर्टकट को बनाने में जो किरदार अदा किया है वो बल्क बीइंग्स ने किया है। एक ऐसी मखलूक ने किया है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की हैं। तो अब इंसान तैयार हो गया और उसने सोचा कि क्यों ना वो इस वर्म होल का इस्तेमाल करते हुए दूर की गैलेक्सीज को एक्सप्लोर करें और वहां पर जाकर देखें कि कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जहां पर हम जिंदा रह सकते हैं। मैं आपको यहां पर एंड्योरेंस स्पेसशिप दिखा रहा हूं जिस पर बैठकर ये क्रू, जिसमें 4 लोग थे, वो दूर सियारों की तरफ, गैलेक्सीज की तरफ जाएगा। इससे पहले भी 8 लोग इन्हीं गैलेक्सीज की तरफ भेजे जा चुके थे, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी जवाब वापस ना आया। इस मूवी में दिखाया गया है कि ये तमाम लोग एक स्पेस टाइम के शॉर्टकट से होते हुए
दूसरी गैलेक्सी की तरफ निकलते हैं और इस स्पेस टाइम के शॉर्टकट को हम वर्म होल कहते हैं, जिस पर मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं। जब ये क्रू दूसरी तरफ निकलता है तो ये देखता है एक बहुत बड़ा ब्लैक होल। इस ब्लैक होल का नाम है गारगेंचुआ। मैं आपको यहां पर गारगेंचुआ ब्लैक होल दिखा रहा हूं जिसके गिर्द एक प्लेनेट चक्कर लगा रहा है। ऐसे प्लैनेट्स ख्याली नहीं है, बल्कि कई ब्लैक होल्स के गिर्द प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं। इस प्लैनेट का नाम है मिलर प्लैनेट और इस प्लैनेट पर क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत शिद्दत के साथ असरअंदाज हो रही है, इसलिए यहां पर हमें टाइम डायलेशन मिलेगी। क्योंकि हमें आइंस्टाइन ने बताया है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कि जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होगी वहां पर टाइम स्लो होगा। इसीलिए इस प्लैनेट पर 1 घंटा हमारी जमीन के 7 सालों के बराबर होगा। तो जब क्रू ने इस प्लैनेट पर जाना था तो उनको सबसे बड़ी मुश्किल यही पेश आ रही थी कि वो जितना टाइम इस प्लैनेट पर गुजारेंगे, और उन्होंने इस प्लैनेट पर क्यों टाइम गुजारना था, उसकी 2 वजूहात थी। एक तो ये देखना था कि क्या ये प्लैनेट हैबिटेबल है, इस पर हम रह सकते हैं, और दूसरा इस प्लैनेट से कुछ सिग्नल्स भी आ रहे थे क्योंकि पिछला क्रू भी इस प्लैनेट पर रुका था, तो उनका हाल भी जानना चाहते थे। अब जब वो इस प्लैनेट पर जाएंगे तो उनका एक एक मिनट जमीन पर कई महीनों पर मुहित होगा। क्रू इस प्लैनेट पर उतरता है और उसको कुछ नागहानी आफतों का सामना करना पड़ता है। इस क्रू ने अपना स्पेसशिप इस प्लैनेट से बहुत दूर छोड़ा। मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं कि एंड्योरेंस इस प्लैनेट से बहुत दूर था क्योंकि ये प्लैनेट एक ब्लैक होल के होराइजन के बहुत पास है। ब्लैक होल के होराइजन को हम बहुत सी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, आप मेरी बाकी वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह है कि ये प्लैनेट क्योंकि ब्लैक होल के बहुत पास है, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा एक्ट कर रही है, इसी वजह से इस पर टाइम बहुत ज्यादा स्लो गुजर रहा है। जब क्रू इस प्लैनेट पर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसे समंदर में कुछ डिवाइसेस मिलते हैं जो कि उनसे पहले आने वाले लोगों के महसूस होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ समंदर में बहुत बड़ी बड़ी टाइडल वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। 1 किलोमीटर से ऊंची टाइडल वेव्स उनको नजर आती हैं जो कि उनके स्पेसक्राफ्ट को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। खैर, वो बड़ी मुश्किलों से वापस स्पेस में आते हैं, लेकिन उनमें से एक मेंबर उन टाइडल वेव्स की नजर हो जाता है। जब वो वापस एंड्योरेंस में पहुंचते हैं तो जो साहब एंड्योरेंस में रहे होते हैं वो 23 साल तक वहां टाइम गुजार चुके होते हैं, क्योंकि इन्होंने 3 घंटे से कुछ ज्यादा टाइम इस प्लेनेट पे गुजारा और 1 घंटा 7 सालों के बराबर था। तो 23 साल इन साहब ने इस स्पेसशिप में टाइम गुजारा। मैं आपको यहां पर इस ब्लैक होल की एक पिक्चर दिखा रहा हूं और आप देख सकते हैं कि इसके गिर्द एक्रीशन डिस्क है और लाइट हमेशा ब्लैक होल की ग्रेविटी की वजह से बेंड होती है। तो हमारे पास जो लाइट आ रही है उसमें एक्रीशन डिस्क से डायरेक्ट कैमरे में भी लाइट पड़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप इसकी पिछली साइड पर जाकर देखें तो वहां से भी लाइट बेंड होकर इस ब्लैक होल का आउटर मार्जिन बनाते हुए कैमरे में आ रही है। तो इस वजह से मैं एक और वीडियो में दिखा चुका हूं कि ये ब्लैक होल इस शक्ल का हमें नजर आता है। लेकिन अब हमें इंसानों के बारे में तो पता चला नहीं, हमें हैबिटेबल प्लेनेट तो मिला नहीं, लेकिन साथ साथ इंसान ये सोच रहा है, साइंसदान ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके से हम स्पेस कॉलोनीज बनाएं ताकि इंसानों को जमीन से बाहर निकाला जा सके। लेकिन इन बड़ी बड़ी स्पेस कॉलोनीज को, जो कि मैं आपको यहां पर एक बहुत बड़ा सिलेंडर दिखा रहा हूं, इनको उठाकर जमीन की ग्रेविटी से बाहर ले जाने के लिए रॉकेट्स में इतनी ताकत मौजूद नहीं है। रॉकेट्स तो इनको बाहर लेके जा नहीं सकते, इसलिए हमारे पास ऐसी स्पेस कॉलोनी बनाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है और वो तरीका यह है कि हम कुछ देर के लिए जमीन की ग्रेविटी को 0 कर दें। तो जब जमीन की ग्रेविटी कुछ देर के लिए स्विच ऑफ होगी, ये कॉलोनी स्पेस में जा सकेंगी, रॉकेट्स इनको स्पेस में लेकर जा सकेंगे और उसके बाद हम जमीन की ग्रेविटी को दोबारा स्विच ऑन कर देंगे। और इस पर काम कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर ब्रैंड, जो कि ग्रेविटी इक्वेशन डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि वो जमीन की ग्रेविटी को समझें और फिर उसके जरिए जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स को स्विच ऑफ कर सकें।
यहां पर मैं आपको यह भी बताता चलूं कि मूवी में बहुत से ऐसे सीन दिखाए गए हैं जिससे पता चलता है कि ज़मीन की ग्रेविटी में बहुत से मसाइल हैं, एनोमलीज हैं। मसलन यहाँ पर आपको एक ऐसा सीन दिखाया जाता है जिसमें एक डस्ट स्टॉर्म आता है और जो भी मट्टी उस डस्ट स्टॉर्म से ज़मीन पर गिरती है वो लाइंस में आती है। इसका मतलब ये है कि कुछ जगह पर जहाँ पर लाइंस हैं ज़मीन की ग्रेविटी ज़्यादा है और कुछ जगह पर जहाँ पर लाइंस नहीं है, खाली जगह है, वहाँ पर ज़मीन की ग्रेविटी कम है। कूपर साहब जो कि इस फिल्म के हीरो हैं, वो जब कॉइन को टॉस करते हैं तो वो बड़ी लाइन पर जाकर गिरता है। बड़ी मरतबा उन्होंने काम किया और उससे अंदाज़ा हुआ कि हमारी ज़मीन की ग्रेविटी भी नॉर्मल नहीं है, उसमें बहुत से मसाइल हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम ज़मीन की ग्रेविटी को समझें और फिर उसको स्विच ऑफ करें। लेकिन जब भी हम ज़मीन की ग्रेविटी को समझने के लिए कोशिश करते थे, हम इक्वेशंस बनाते थे, तो उनमें से कई इक्वेशंस, आधी इक्वेशंस तो हमारे पास थी, लेकिन आधी इक्वेशंस का डेटा आना था ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी से। अब सवाल यह बनता है कि ब्लैक होल में जाया कैसे जाए। तो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं कि हाफ ऑफ द आंसर्स जो मैथमेटिक्स के थे वो हमारे पास थे, लेकिन हाफ ऑफ द आंसर्स ब्लैक होल के अंदर मौजूद थे, जहां पर जाकर वो डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। इसीलिए जब मिलर प्लैनेट से बाहर निकले और फिल्म आगे बढ़ती है तो कूपर ये डिसीजन करता है कि उसने ब्लैक होल में जाना है और उसने वो डाटा कलेक्ट करना है, क्योंकि उसको कोई ऐसा प्लैनेट तो मिला नहीं जहां ज़मीन के बासियों को बसाया जा सके। तो उसके जहन में आ रहा था कि हमने स्पेस बनानी है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम ज़मीन के मदार से बाहर निकलें और हमें अपनी इक्वेशन यानी ग्रेविटी की इक्वेशन को कंप्लीट करना होगा और उसके लिए डाटा चाहिए ब्लैक होल से, और इसलिए वो ब्लैक होल के अंदर जाने की सोचते हैं और इस मूवी में ब्लैक होल के अंदर चले भी जाते हैं। मैं आपको यहाँ पर ब्लैक होल के बारे में बता दूं कि हमारा अमूमन ये ख्याल होता है कि ब्लैक होल के अंदर एक क्योटिक सिंगुलैरिटी होती है, जहाँ पर लॉज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स या लॉज ऑफ क्वांटम ग्रेविटी काम करते हैं। कैसे करते हैं अभी हमें मुकम्मल तौर पे मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ब्रेक हो जाती है, इसलिए हम उसे अच्छे तरीके से नहीं समझते। लेकिन रिसेंटली साइंटिस्ट ने बताया कि इसके अलावा भी सिंगुलैरिटीज़ होती हैं जो कि उतनी हार्श सिंगुलैरिटीज़ नहीं होती। इनमें से एक सिंगुलैरिटी है इनफॉलिंग सिंगुलैरिटी, जबकि दूसरी सिंगुलैरिटी है आउट फ्लाइंग सिंगुलैरिटी, जो कि ब्लैक होल से फिफ्थ डायमेंशन के जरिए चीज़ों को बाहर भी निकालती है। इन सिंगुलैरिटी के बारे में बहुत रिसेंटली साइंसदानों ने पेपर्स लिखे, तो मैं आपको यहाँ पर ये दो सिंगुलैरिटीज दिखा रहा हूँ जिन्हें जेंटल सिंगुलैरिटीज कहा जाता है। इनमें चीज़ें बाहर आ सकती हैं, सही सलामत चांस उनका आने का कुछ ना कुछ होता है। तो आप देख सकते हैं कि उनका जब स्पेसशिप जाता है तो स्पेसशिप आउट फ्लाइंग सिंगुलैरिटी की तरफ जाता है, बीच में स्पेसशिप टूटता है, रेंजर उसका नाम है, ब्रेकडाउन हो जाता है, कूपर उसको इजेक्ट करता है और उसके बाद कूपर एक टेसेरेक्ट में चला जाता है। अब आपका सवाल यह होगा कि टेसेरेक्ट क्या होता है। टेसेरेक्ट एक 4 डायमेंशनल क्यूब है। यहां पर आपको टेसेरेक्ट की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जब आप देखते हैं कि कूपर एक ऐसी जगह जाता है जहां पर उसे हर जगह पर अपनी बेटी का कमरा ही नजर आता है, तो ये एक 4 डायमेंशनल क्यूब है जिसकी एक साइड भी 3 डायमेंशनल क्यूब की होती है। ये टेसेरेक्ट रखा है बल्क बीइंग्स ने ये टेसेरेक्ट रखा है ताकि कूपर इसमें जाए और फिर उसके बाद कूपर जो भी डेटा हमें हासिल करना था ब्लैक होल से, वो डेटा हासिल करके अपनी बेटी को कम्युनिकेट करे और उसके बाद ये टेसेरेक्ट खत्म हो जाए। कूपर जब इस टेसेरेक्ट में जाता है तो उसे हर जगह पर अपनी बेटी के कमरे के इंस्टेंस नजर आते हैं, क्योंकि ये टेसेरेक्ट का दहाना कूपर की बेटी के कमरे की तरफ है, यानी उसकी लाइब्रेरी के पीछे की तरफ ये टेसेरेक्ट है और इसमें कूपर गिरा हुआ है। ये बिल्कुल मैं वही वर्ड्स कह रहा हूं जो कि डॉक्टर किप थॉर्न ने अपनी किताब में लिखे हैं। और यहां पर हमारे पास 4 डायमेंशंस तो हैं, हमारे पास एक्स वाई जी 3 स्पेस की डायमेंशन है और चौथी टाइम की डायमेंशन है। लेकिन अगर हम देखें तो हम जमीन पर अपनी पोजीशन में आगे पीछे, स्पेस में आगे पीछे जा सकते हैं, लेकिन टाइम में हम कभी आगे पीछे नहीं जा सकते। अगर हम टाइम को भी एक हायर डायमेंशन में जाकर देखें तो हम ऊपर से जब देखेंगे तो हमें टाइम भी हर जगह पर
पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर नजर आएगा। और यही चीज कूपर को यहां पर नजर आ रहा था, क्योंकि अब वो 5th डायमेंशन में जा चुका था, जो कि ग्रेविटी की डायमेंशन है। तो जिस तरीके से हम स्पेस में आगे पीछे जा सकते हैं, इसी तरीके से कूपर को टाइम में भी हर इंस्टेंस नजर आ रहा था। उसे अपनी बेटी का बचपन भी नजर आ रहा था और उसको अपनी बेटी बड़ी हुई भी नजर आ रही थी। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम 5th डायमेंशन में जंप करते हैं तो हमें 4th डायमेंशन में भी बैक एंड फोर्थ चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि मूवी में भी दिखाया गया है कि कूपर को हर तरफ ऊपर नीचे दाएं बाएं सामने पीछे अपनी बेटी का कमरा नजर आ रहा था। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको टाइम में फ्यूचर भी नजर आ रहा है और आपको टाइम में पास्ट भी नजर आ रहा है। तो कूपर को उसके कंपेनियन ने जो कि रोबोट था जिसका नाम था टार्स, उसने बताया कि वो क्वांटम डेटा इकट्ठा तो कर चुका है लेकिन वो भेज नहीं सकता, क्योंकि ब्लैक होल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स भेजना नामुमकिन है। लेकिन कूपर ये जानता था कि किसी ना किसी तरीके से वो इन सिग्नल्स को अपनी बेटी तक कम्युनिकेट कर सकता है थ्रू ग्रेविटेशनल फील्ड। तो उसने यही किया और उसने ग्रेविटेशनल फील्ड का इस्तेमाल करते हुए वो तमाम डेटा मॉर्स कोड में अपनी बेटी को भेजा। तो जैसे जैसे वो ग्रेविटी को कंट्रोल कर रहा था, घड़ी का, उसकी बेटी के पास जो घड़ी थी उसका सेकंड आर्म फ्लिकर कर रहा था और उससे उसकी बेटी को वो सारा डेटा मिल गया जो कि उन्हें ब्लैक होल से चाहिए था। और फिर उसने वो तमाम इक्वेशन सॉल्व कर ली जिनके जरिए वो जमीन की ग्रेविटी को स्विच ऑफ कर सकती थी और इंसानों को स्पेस स्टेशन, स्पेस कॉलोनी में लेकर जा सकती थी। जब ये काम पूरा हो गया तो बल्क बीइंग्स ने टेसीरेट को खत्म कर दिया। पूरा का पूरा जो सेटअप उन्होंने किया था ब्लैक होल में कूपर के लिए, वो उन्होंने सारा का सारा सेटअप खत्म किया और कूपर को टेसीरेट के जरिए वापस उसी वर्म होल के थ्रू सैटर्न के पास छोड़ दिया गया, जहां पर उसके पास थोड़ी सी ऑक्सीजन मौजूद थी। और वहां पर उसे गार्ड्स ने यानी स्पेस रेंजर्स ने देखा और वो उसे अपने साथ ले आए। यहां पर आपको मैं वही वर्म होल दिखा रहा हूं जिस पर कूपर गया भी और आया भी। लेकिन याद रखिएगा कि कूपर 2 मरतबा ब्लैक होल के बहुत पास गया, जब वो मिलर प्लेनेट पर गया और फिर जब वो गरगेंचुआ के अंदर गया। इसलिए जब वो वापस आया तो उसने देखा कि वो एक स्पेस कॉलोनी में था जो कि एक सिलेंड्रिकल शेप का एक सिटी था, जैसा कि मैंने आपको पहले पिक्चर में दिखाया। और वहां पर उसकी मुलाकात होती है अपनी बेटी से। तो उसने देखा कि उसकी बेटी अब फौत होने के करीब है। उस वक्त कूपर की अपनी उम्र 124 साल थी, लेकिन टाइम डायलेशन की वजह से वो बज़ाहिर उतना ही जवान नजर आ रहा था जितना कि वो स्पेस में जाने से पहले था। और इस टाइम डायलेशन की वजह उसके विजिट थे जो कि उसने ब्लैक होल में किए और मिलर प्लेनेट पर किए। लेकिन उसकी बेटी बचपन से बड़ी और फिर बड़ी से बूढ़ी। इस फिल्म में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हकीकतन साइंस में मौजूद है, लेकिन कई ऐसी चीजें भी हैं जो हमारा मैथमेटिक्स कहता है, लेकिन अभी हम उनको साबित नहीं कर सके। लेकिन कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि मैथमेटिक्स के बगैर इस फिल्म में डाली गई हो। लेकिन अब मेरा आखिरी सवाल यह है आपसे कि जिनके बारे में बार बार कहा जाता है कि ये बल्क बीइंग्स थे, आपके ख्याल में बल्क बीइंग्स कौन थे? क्या वो कोई खलाई मखलूक थे या फिर वो मुस्तकबिल के इंसान थे जो कि अपने माजी को बचा रहे थे? अपने जवाब जरूर कमेंट्स में दीजिएगा। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।